आप सभी का इस कक्षा में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि मैं सावित्रीबाई फुले पर्यावरण शिक्षण संस्थान के अंतर्गत बीएड द्वितीय वर्ष तथा बीए बीएससी बीएड 4th ईयर के द्वितीय पेपर असेसमेंट ऑफ लर्निंग की द्वितीय इकाई से अध्ययन करवा रही हूँ, जिसका विषय है विषय आधारित उपागम का आकलन, जिसमें मैं आपको आकलन तथा उपकरण के बारे में अध्ययन करवा रही हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको सहपाठी अवलोकन तथा स्वयं अवलोकन क्या होता है इसके बारे में जानकारी थी, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको कि शिक्षक अवलोकन क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करवाऊंगी। शिक्षक अवलोकन क्या होता है? सामान्यतः शिक्षक के द्वारा एक छात्र की सूक्ष्म जांच की जाती है, जिसके अंतर्गत जो शिक्षक होता है वह अपनी इंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों का प्रयोग करके छात्र के संबंध में सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी को एकत्रित करता है, उसके व्यवहारों का, उसके कार्य प्रदर्शन का आकलन करके उसके संबंध में एक निर्णय लेता है। तो इसे हम कहते हैं शिक्षक अवलोकन। शिक्षक अवलोकन जैसा कि कक्ष में हर शिक्षक अपने छात्रों के व्यवहार से उस शिक्षक को बखूबी पता चल जाता है कि ये मेरा जो शिक्षक है वह भावी भविष्य में क्या बनने वाला है, यानी कि जो इसका व्यवहार है, इस व्यवहार का आकलन करते हुए वह भविष्य में क्या बन सकता है। तो वह उसके व्यवहारों के आधार पर उसको निर्णय देता है, उसको सलाह देता है कि वह यह कार्य करे। तो इस तरह एक स्वाभाविक घटनाओं को देखकर ही जो पता लगा सकते हैं, स्वाभाविक घटनाओं को देखकर जिसका निरीक्षण किया जाता है, सूक्ष्म अवलोकन किया जाता है, इस प्रक्रिया को हम ऑब्जर्वेशन या शिक्षक अवलोकन कहते हैं, जिसमें शिक्षक छात्र के व्यवहारों का सूक्ष्म से सूक्ष्म गतिविधियों और व्यवहारों का पता लगा सकता है। तो यह प्रक्रिया योगात्मक तथा रचनात्मक पक्ष से जुड़ी हुई है। रचनात्मक पक्ष में क्या आता है? रचनात्मक पक्ष में जो छात्र होता है उसको पृष्ठ पोषण प्रदान किया जाता है तथा अधिगम में उसकी सहायता, अधिक से अधिक अधिगम में सहायता करने की प्रक्रिया शामिल होती है कि जो छात्र है वो अधिक से अधिक अधिगम कर सके। और ये रचनात्मक पक्ष होता है जो कक्ष के अंदर ही घटित होता है। योगात्मक पक्ष जो आलोचनात्मक पक्ष से जुड़ा हुआ है, जिसमें आलोचना की जाती है। आलोचना किसके संबंध में? उसकी उपलब्धि के संबंध में, एक छात्र की उपलब्धि के संबंध में आलोचना की जाती है तथा उसके संबंध में निर्णय लिया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है वह कक्षा के अंतर्गत ही नहीं, कक्षा के बाहर भी चलती है, यानी कि विद्यालय का जो संपूर्ण वातावरण में छात्र का अवलोकन किया जाता है कि एक छात्र क्या कर सकता है, वह उसके कार्यों का प्रदर्शन होता है, उसके कारण जो शिक्षक है वह बारीकियों का पता लगाता है। तो आखिर इसकी विशेषता क्या क्या है? तो इस प्रक्रिया की जो विशेषता है शिक्षक अवलोकन की, तो इसमें जो शिक्षक होता है वह ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का प्रयोग करता है। ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग यानी कि वह आँखों से देखता है, कानों से सुनता है। इसके अलावा उस जो छात्र है उसकी हर एक गतिविधियों को वो सूक्ष्म से सूक्ष्म अध्ययन करता है, वस्तुनिष्ठ अध्ययन करता है और तथ्य एकत्रित करता है उसके संबंध में। अपने स्वयं के मस्तिष्क का भी वह ये करता है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से वह क्रियाशील रह के वह छात्र के संबंध में तथ्य को एकत्रित करता है तथा उसको नोट करता है, ताकि आगामी भविष्य में उसके संबंध में कोई निर्णय लिया जा सके या निर्णय दिया जा सके। तो प्रत्यक्ष अध्ययन पद्धति, यह जो विधि होती है वह प्रत्यक्ष अध्ययन पद्धति होती है, यानी कि शिक्षक जो होता है वह वस्तुनिष्ठ रूप से उस छात्र का अध्ययन करता है, प्रत्यक्ष रूप से देखता है। तो उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट होने की संभावना नहीं है कि वह दूसरों के द्वारा बताए गए रास्ते पे चले। वह स्वयं इस कार्य में इन्वॉल्व होता है, वह स्वयं इस कार्य की जांच करता है और प्रत्यक्ष चीज़ों को क्या करता है, वह एकत्रित करता है और जो व्यवहार है छात्र का उसके संबंध में वह तथ्य एकत्रित करता रहता है।
तो यह विधि क्या हुई? प्रत्यक्ष पद्धति। इसके अलावा आता है सूक्ष्म निरीक्षण। सूक्ष्म निरीक्षण यानी कि उसके व्यवहार की सूक्ष्म से सूक्ष्म जांच की जाती है। सूक्ष्म जांच यानी कि वास्तविक पद्धति है, विस्तार पद्धति तथा सहसंबंध के द्वारा उसके व्यवहारों का निरीक्षण किया जाता है, यानी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म तकनीक कि वह विद्यालय में प्रवेश करता है और विद्यालय से जानने के बाद तक उसका एक शिक्षक के द्वारा उसकी हर गतिविधियों पे, हर क्रिया विधियों पर उसकी जांच की जाती है एक शिक्षक के द्वारा, इसलिए यह सूक्ष्म निरीक्षण पद्धति कहलाती है। आगे आता है वैज्ञानिक पद्धति। यह वैज्ञानिक पद्धति कैसे है भला? तो इसमें जो तथ्य एकत्रित किए जाते हैं वह व्यक्तिनिष्ठ न होकर वस्तुनिष्ठ किए जा सकते हैं, लेकिन आगे कुछ इसके दोष है, कुछ अपवाद है जो मैं आगे कहूँगी। तो वैज्ञानिक अध्ययन की पद्धति में जो शिक्षक होता है तटस्थता का पालन करता है, तटस्थ रह के कार्य करता है, वास्तविक रह के कार्य करता है और विश्वसनीयता के गुण उसमें विकसित होते हैं, इसलिए इस पद्धति को क्या कहते हैं? वैज्ञानिक पद्धति। यानी कि वास्तविक पर्यावरण के अंतर्गत, वास्तविक परिस्थितियों के अंतर्गत तटस्थता के साथ, व्यक्तिनिष्ठ वस्तुनिष्ठता के साथ वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसको वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति भी कहते हैं। आगे आता है तथ्यों की व्याख्या। जो डेटा इकट्ठे किए जाते हैं छात्र के संबंध में, उसकी व्याख्या करना भी एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, यानी कि तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण करना। तो उसके व्यवहार के संबंध में कुछ नियम बनाए जाते हैं और तथ्यों की व्याख्या की जाती है कि हाँ, यह जो छात्र है वह इस फील्ड में या इस क्षेत्र में बेहतर कार्य कर सकता है, चाहे क्रियात्मक गतिविधि ले लो, चाहे उसके अधिगम गतिविधि ले लो, और उसके तथ्यों की यह अधिगम क्षमता उसकी कमज़ोर है, पढ़ने में सक्रिय नहीं है, सीखने में कमज़ोर है, तो हर एक पक्ष की उसकी जांच की जा सकती है, यानी तथ्यों की व्याख्या की जा सकती है। तथ्यों को एकत्रित करके उसका विश्लेषण किया जाता है, पूर्वानुमानों का सहारा लिया जाता है। तो इसमें जो शिक्षक होता है उसकी अंतर्दृष्टि विकसित होती है, अंतर्दृष्टि जिसको सूझ कहते हैं। सूझ के आधार पर वह तथ्यों की व्याख्या करता है और बालक के व्यवहारों का विश्लेषण तथा उसकी व्याख्या की जाती है। ठीक है, आगे आता है सामान्यीकरण का नियम। सामान्यीकरण भी उसके व्यवहार के संबंध में ही होता है, यानी कि सामान्यीकरण का निर्माण निरीक्षण क्रियाकलापों के विश्लेषण निष्कर्षों को ध्यान में रखकर सामान्यीकरण किया जाता है। उसके व्यवहार के संबंध में नियम बनाए जाते हैं ताकि उसके संबंध में कुछ व्याख्या की जा सके, उसके व्यवहारों की व्याख्या की जा सके। तो यह है शिक्षक अवलोकन की महत्वपूर्ण विशेषताएं। आगे आता है दोष। शिक्षक अवलोकन के दोष क्या है? पहले शिक्षक का दृष्टिकोण। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, लेकिन उसका व्यवहार हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वह परिस्थिति के अनुसार बदल भी सकता है। जब शिक्षक के द्वारा अपने छात्रों का अवलोकन किया जाता है तो क्या होता है कि उसका जो दृष्टिकोण है वह बदल भी सकता है। जिस बालक का वह अध्ययन कर रहा है तो हो सकता है कुछ समय बाद उसका दृष्टिकोण परिवर्तित हो जाए, वह छात्र को अलग नज़रिए से देखने लगे। क्यों? क्योंकि मानव की जो प्रकृति है वह परिवर्तनशील है, इसलिए व्यवहार के संबंध में जो शिक्षक का जो दृष्टिकोण है वह परिवर्तित हो सकता है। इसलिए इसका जो मैं अपवाद के लिए बोल रही हूँ तो यही अपवाद है कि शिक्षक वस्तुनिष्ठ अध्ययन न करके कभी कभी व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन कर लेता है। व्यक्तिनिष्ठ का सामान्य अर्थ होता है कि वह अपने हिसाब से चलने लगता है, अपनी सोच को इन्वॉल्व करने लगता है छात्र के संबंध में। छात्र का सूक्ष्म परीक्षण करते करते छात्र की जो योग्यताएं होती है, जो अधिगम संबंधी गतिविधियां होती है, तो उस पर ध्यान न जाके जो उसके जो भाव होते हैं, अब उसके जो शिक्षक के स्वयं के भाव और विचार होते हैं, तो कभी कभी उसको वो प्राथमिकता दे देता है और नोट में जब नोट करता है तब
व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन न करके वस्तुनिष्ठ अध्ययन न करके व्यक्तिनिष्ठता उसमें प्रकट हो सकती है। आगे आता है शंका उत्पन्न। शंका कैसे उत्पन्न हो जाती है कि जो शिक्षार्थी है उसके संबंध में अवलोकन कर रहा है तो कभी कभी शंका उत्पन्न हो जाती है कि मैं कर रहा हूँ, इसका अवलोकन कर रहा हूँ, तो क्या मेरा यह अवलोकन करना कहीं गलत साबित तो ना हो जाए, कहीं समाज के सामने मैं गलत तो नहीं ठहर जाऊँ, क्या मेरी नौकरी कोई खतरे में तो नहीं आ जाए। इस तरह से शंका उत्पन्न हो जाती है और उसके विचार बदल जाते हैं। इसलिए वह तटस्थ होकर शिक्षक कभी कभी अवलोकन नहीं कर पाता है, क्योंकि उसमें शंका जो होती है वह घर कर जाती है। अब आता है क्रमबद्धता का अभाव। जो शिक्षक है अगर वह अपने छात्र का क्रमबद्ध अध्ययन कर रहा है, उसके जीवन यानी कि उस पे केस स्टडी कर रहा है छात्र से संबंधित। वैसे तो केस स्टडी हर एक बच्चे के हर शिक्षक प्रतिदिन करता है, लेकिन कोई व्यक्ति विशेष जो बच्चा है उस पर अगर वो केस स्टडी कर रहा है तो उसमें क्रमबद्धता का अभाव भी हो जाता है, क्योंकि उसके समक्ष कुछ शंका उत्पन्न हो जाती है, कुछ दुविधा उत्पन्न हो जाती है, तो वह स्वाभाविक रूप से क्रियाशील होकर उसका अध्ययन नहीं कर पाता है और यह अवलोकन अधूरा रह जाता है। तो क्रमबद्धता की जगह क्रमबद्धता का भी समावेशन इस अवलोकन में हो जाता है। अविश्वसनीय। बहुत सारे वैज्ञानिक कहते हैं कि जो अवलोकन है, शिक्षक अवलोकन, वह अविश्वसनीय, अवलोकन कैसा भी हो तो यह अविश्वसनीय हो जाता है। चाहे सहभागी अवलोकन ले लो, अगर किसी समूह में लेकर अगर शिक्षक अवलोकन कर रहा है उसके समूह के साथ में दिन रात उसके साथ में रहकर उस समूह का अवलोकन कर रहा है, तो हो सकता है उसके विचार चेंज हो जाए। उसमें शिक्षक जो छात्र के सूक्ष्म अध्ययन करने की बजाय अन्य तथ्यों पर अध्ययन करने लग जाए तो दिशा क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। तो यह क्रो ने भी कहा है। तो इस तरह ये जो विश्वास का प्रदर्शन है कभी कभी अविश्वास में बदल जाता है और अविश्वसनीय अवलोकन बन जाता है। जैसे पीवी जंग ने कहा था, इसके संबंध में एक परिभाषा दी थी कि यह जो निरीक्षण जो होता है आँखों के द्वारा किया गया विचारपूर्वक किया गया। पीवी यंग ने कहा है कि जो शिक्षक अवलोकन है या अवलोकन है विचार पूर्वक किया गया अध्ययन है, जिसका प्रयोग सामूहिक व्यवहार तथा जटिल सामाजिक वातावरण के साथ साथ संपूर्णता का निर्माण करने वाली पृथक इकाइयों का सूक्ष्म निरीक्षण करने की एक पद्धति के रूप में किया जा सकता है। मैं वापस कहूँगी कि जो अध्ययन है, पीवी यंग ने कहा है कि निरीक्षण आँखों के द्वारा किया गया विचारपूर्वक किया गया अध्ययन है, जिसका प्रयोग सामूहिक व्यवहार तथा जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ सहयोगपूर्ण प्रक्रिया को पृथक करने वाली इकाइयों के सूक्ष्म निरीक्षण के रूप में भी किया जा सकता है। तो जो सहपाठी अवलोकन है, जो शिक्षक अवलोकन है, शिक्षक अवलोकन के अंतर्गत शिक्षक ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों को साथ में रखकर एक बालक का अवलोकन करता है, उसकी उपलब्धि स्तर का पता लगाता है। यानी कि उपलब्धि स्तर का पता के लिए उसको योगात्मक अंकन करना पड़ता है, योगात्मक पक्ष का सहारा लेना पड़ता है। रचनात्मक पक्ष के अंतर्गत उसको प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है। प्रतिपुष्टि प्रदान करके उसको अधिगम प्रक्रिया में अधिक से अधिक अधिगम करने के लिए उसको प्रेरित किया जाता है, ताकि वह अच्छा कार्य करे। और जो छात्र होते हैं वह स्वयं उच्च ग्रेड लेने के लिए क्रियाशील रहते हैं। उनको पता है कि उनके कार्यों का अवलोकन किया जा रहा है, इसलिए वह उच्च ग्रेड के प्रति सजग रहते हैं। इसके अलावा उनमें छात्र में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तो वह शिक्षक के प्रति जो दृष्टिकोण होता है तो वो अपना व्यवहार थोड़ा परिवर्तन भी करता है।
और उसका यही उद्देश्य रहता है कि जो छात्र है जो अधिक से अधिक अधिगम कर सके। इसके अलावा मैं वापस दोहराऊंगी कि आज की हमने इस कक्षा में क्या क्या तथ्य पढ़े हैं। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का उपयोग, ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के द्वारा शिक्षक शिक्षार्थी के संबंध में तथ्यों को एकत्रित करता है। यह प्रत्यक्ष विधि है जिसके कारण वह स्वयं इस विधि में भाग लेता है। सूक्ष्म निरीक्षण करके वह छोटे से छोटे व्यवहार का वह पता लगाता है। वैज्ञानिक पद्धति है क्योंकि इसमें विश्वसनीयता है, वस्तुनिष्ठता है और यह विस्तार पूर्वक है। तथ्यों की व्याख्या भी उसके व्यवहार के संबंध में लगाया जाता है और उसके व्यवहार की व्याख्या विश्लेषण किया जाता है कि यह भावी जीवन में क्या बनेगा। सामान्यीकरण के नियम के तहत उसका निरीक्षण किया जाता है। उसके कार्य प्रदर्शन का विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उसके आधार पर उसके व्यवहार का सामान्यीकरण किया जाता है। तो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों के द्वारा शिक्षक ने अपना शिक्षक अवलोकन किया। ठीक है, आगे की क्लास में हम जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।